Hello all my dear students, a very good morning and welcome back to my class again। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर। दो लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के और तीसरा लेक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा मेन टॉपिक होगा मॉलिक्यूल। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, किस तरह से नेचर में एग्जिस्ट करता है, और साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का। लास्ट क्लास में हमारी जो भी थी, हमने अपनी डिस्कस क्या किया था, एटम्स के बारे में। हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी और ये जाना था कि ये थ्योरी क्या कहती है, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, और साथ ही साथ में किस तरह से 19th सेंचुरी में लोग एटम से फेमिलियर हुए विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और मैंने आपको बोला था कि हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एटॉमिक मास का नेक्स्ट क्लास में, तो आज वो क्लास आ गई है। तो चलिए कॉपी और पेन लेकर आप सभी लोग तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ना कि किस तरह से एटम्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में, ठीक है। क्योंकि एटम्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैंने बोला था कि हम चारों तरफ से एटम्स और मॉलिक्यूल से, आयंस वगैरह से घिरे हुए हैं, तो किस तरह से हमें दिखाई तो पड़ता नहीं है, बट एक्चुअल में मैं आपको आज यही बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से समझेंगे कि हम पूरी तरीके से एटम से घिरे हुए हैं, ठीक है। एटम की एग्जिस्टेंस कैसी है, एग्जिस्टेंस मतलब क्या। अब देखिए होता क्या है, जैसे ऑमलेट है अगर, तो हम सभी जानते हैं कि ऑमलेट तो एक सब्सटेंस है। मान लीजिए ऑमलेट है तो ये तो एक सब्सटेंस है, लेकिन ऑमलेट नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग के फॉर्म में। नेचर में ऑमलेट तो पाया नहीं जाता है, ऑमलेट तो हम खुद बनाते हैं ना, और किसकी हेल्प से बनाते हैं, एग की हेल्प से, जो कि नेचर में पाया जाता है। समझ में आ गई ना बात। तो उसी तरह से ना जो एटम है, एटम भी ना नेचर में ऑमलेट की तरह है, समझिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये खुद नहीं पाया जाता है, लेकिन ये हमको खुद ब खुद दिखाई नहीं पड़ेगा। ये नेचर में किसी न किसी दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑमलेट है, ऑमलेट एग्जिस्ट तो करता है नेचर में, लेकिन ये हम अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं, ये नेचर में नहीं पाया जाता। लेकिन वैसे ही एटम भी है सिमिलरली आपका इसी तरीके से। तो एटम की अगर हम लोग बात करें ना, तो एटम जो होता है वो नेचर में पाया जाता है मैटर के फॉर्म में। मतलब अगर यहाँ पे हम एटम को क्या मान लें, ऑमलेट, तो एटम इस नेचर में पाया जाता है किसके फॉर्म में, मैटर के फॉर्म में। मैटर का जो कंपोजिशन होता है वो एटम से, एटम्स वगैरह से ही मिलकर बनता है। एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं या फिर आयंस वगैरह बनते हैं, और फिर उनसे मिलके पूरा का पूरा मैटर हमारा क्रिएट हो जाता है। तो देखिए अगर हम कंपैरिजन यहाँ करें तो एटम मेरा क्या है, ऑमलेट, और मैटर मेरे लिए क्या हो गया, एग। ये तो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसे हम खुद बनाएंगे, जबकि मैटर हमें नेचर में साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। बात आ गई ना आपको समझ में। तो ये थी एग्जिस्टेंस के बारे में बात कि किस तरह से एटम्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अब आपके आसपास देखिए पूरी तरीके से एटम मैटर घिरा हुआ है। ये बेंच हो गई जिस पर आप बैठ के पढ़ते हैं, टेबल हो गई, बुक, पेन, पेंसिल, ये सब मैटर है। आप पूरी तरह से मैटर से घिरे हुए हैं, इसका मतलब आप पूरी तरीके से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस वगैरह से घिरे हुए हैं। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आप ये बात अब जान चुके हैं, ठीक। एक बात और यहाँ पर चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि क्या हमेशा एटम जो है वो मैटर के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो बिल्कुल ऐसा ऑलवेज होगा, ठीक। अब बस ये मैटर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जो कि आप लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैटर हमारा कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कोई मिक्सचर हो सकता है, या फिर कोई कंपाउंड भी हो सकता है। समझ में आ गई बात। इसकी फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती है, बट ये एटम ऑलवेज नेचर में मैटर के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब देखिए इन सब के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर मैटर या फिर कंपाउंड के फॉर्म में, तो ये एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, अदर सब्सटेंसेस के साथ में मिलके जुड़कर उनसे। लेकिन अगर एलिमेंट वगैरह की बात करें, तो एलिमेंट के केस में हमारा जो मैटर है वो फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीली एग्जिस्ट ना करे। मतलब यहाँ पर दोनों केस होते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी। लेकिन मिक्सचर हो गया या कंपाउंड हो गया, इसमें ये ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में ही
पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब अदर दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स वगैरह के साथ में मिलकर, लेकिन एलिमेंट्स के केस में मे बी फ्रीली एग्जिस्ट कर जाए और हो सकता है कि ना भी करे। समझ में आ गई बात? तो ये ओवरऑल डिस्कशन था हमारा किसके बारे में, नेचर में एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स। आज हमें सबसे पहले यही समझना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, एटम हम लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं, तो हेडिंग लिख लीजिए मॉलिक्यूल्स। चलिए इसको समझते हैं। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो जनरली हम लोग ये कह सकते हैं ना कि मॉलिक्यूल जो होता है ये एटम्स का एक ग्रुप होता है। एटम्स का एक ग्रुप होता है, मतलब जब एटम्स आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, एक जगह बातचीत करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तब जाके ये क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम एलिमेंट वर्ड की जगह पे मैटर मतलब कॉमनली मैटर, जैसे एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट या फिर किसी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। समझ में आ रही है बात आपको? ये किसकी बात थी, मॉलिक्यूल्स की। अब जैसे देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम, तो यहाँ पे सोडियम एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट मान लीजिए कर रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास सोडियम के एटम्स हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी मुझे एटम्स कितने दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे ना कि सर ये 2 गोले आपने बनाए, मतलब हमें 2 एटम्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब सपोज करिए ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइंड हो गए, तो एक एटम ये और दूसरा एटम ऐसे उससे कंबाइंड हो गया। अब मैं बोलूं कि आपको बताइए कितने एटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एटम्स तो अभी भी आपको 2 ही दिख रहे होंगे, एक ये एटम, एक ये वाला एटम 1 और 2। लेकिन ये जो पूरा का पूरा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बन गया, तो अब आप बोलेंगे ये मॉलिक्यूल बन गया। जब दोनों एटम्स आपस में कंबाइंड हो गए तो ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। और अगर मैं पूछूं कितने मॉलिक्यूल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे केवल और केवल एक मॉलिक्यूल अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल। बात आई ना समझ में? तो ये देखिए 2 एटम्स थे, और जब दोनों एटम्स यहाँ आके आपस में कंबाइंड हो गए तो इन्होंने क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। समझ में आ गई ना बात आपको? अब देखिए यहाँ पर ये बना कैसे, क्या हवा चली और दोनों आपस में ऐसे ही कंबाइंड हो गए, लहराते लहराते उड़ते उड़ते जाके? नहीं, कंबाइंड होने के लिए डिफरेंट केसेस होते हैं। हर एटम की कंबाइनिंग टेंडेंसी अलग अलग होती है, जिसके बारे में हम जब अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे कि क्यों कंबाइनिंग होती है, क्यों किस वजह से होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों एटम्स से ये जो मॉलिक्यूल मिलके बना है, वो इन दोनों एटम्स को आपस में एक दूसरे की तरफ खींचने की वजह से बन पाया है। मतलब ये सपोज कर लीजिए, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा जनरलाइज करके दिखाऊं, तो ये वाइट चौक मान लीजिए किसी एक सब्सटेंस का एटम है, और ये ब्लू चौक किसी दूसरे सब्सटेंस का एटम है। ठीक, जब मैं बोलूँ ये दोनों इधर उधर ऐसे ही टहल रहे थे, और गलती से जब ये दोनों एक पास आ गए, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों मॉलिक्यूल बना लेते, कुछ इस तरह से। ठीक, अब ये जो मॉलिक्यूल बना वो क्यों बना, दोनों के पास आने की वजह से। और पास ये दोनों क्यों आए, इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी पावर थी ना जो दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, खींच रही थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और इन जनरल जो एक प्यारा सा शब्द आप लोग सुनते हैं, इसके लिए क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो ये वर्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की तरफ बांध के रखा है, इसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड हम इसे कहते हैं। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ना कि ये एटम इससे बॉन्ड बना लेगा, ये एटम इससे बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड वर्ड आपने बहुत सारे बार सुना होगा। लेकिन बॉन्ड मतलब एक्चुअली है क्या, बॉन्ड मतलब एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। अब अगर आपको बोलूं कि ये दोनों एटम सिंगल बॉन्ड बना रहे ना, तो आपको इनके बीच में एक ऐसे लाइन नहीं दिखने वाली कि बॉन्ड बना है भैया।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट है ना, उसी को हम बोलते हैं कि इन दोनों ने बॉन्डिंग कर ली है आपस में, इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। बात आ गई आपको समझ में। तो ये ओवरऑल डिस्कशन हमारा किसके बारे में था? मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमने अभी सीख लिया मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स का ग्रुप होते हैं। जब डिफरेंट एटम्स, कम से कम दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और उनके बीच में होल्ड करने का काम, मतलब दोनों एटम्स को, डिफरेंट एटम्स जो आए हैं उनको होल्ड करके, पकड़ के रखने का काम किसका होता है? केमिकल बॉन्ड का, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अगर ये केमिकल बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब वो होल्ड करके रख ही नहीं पाएगा दोनों एटम्स को, तो फिर ये दोनों बिखर के इधर उधर चले जाएंगे और फिर ये क्या बन गया? एटम। तो मॉलिक्यूल तो बचा ही नहीं ना। बात आ रही है आपको समझ में? चलिए, ये आप लोग अब कंप्लीटली यहाँ से पूरी तरीके से समझ गए मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो अगर मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दे दूँ जैसे, तो देखिए H2 ये एक मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल कैसे है कि यहाँ पर एक एटम हाइड्रोजन का कंबाइंड है दूसरे हाइड्रोजन के एटम से, दोनों के बीच में ये केमिकल बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अगर कुछ और मॉलिक्यूल, तो ये यहाँ तो दो की बात थी, अगर दो से ज़्यादा एटम्स भी आ जाए तो क्या मॉलिक्यूल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जैसे अगर हम बात करें कि P4, तो ये देखिए P4 भी एक मॉलिक्यूल है आपके सामने, यहाँ पर समझ में आ रही ना बात? P4 भी यहाँ पर आपके सामने मॉलिक्यूल है, बस इसमें हो क्या रहा है कि चार एटम्स जो हैं फॉस्फोरस के, उन्होंने आपस में बॉन्डिंग कर ली है। ये फॉस्फोरस के एटम और चारों के बीच में केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर वर्क कर रहा है। समझ में आ रही बात? सब ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ है। इस वाले एटम ने देखिए इसको भी पकड़ के रखा है, इसको भी, और इस वाले को भी। इसी तरह से इस वाले की बात करें तो इस वाले एटम ने भी इसको होल्ड करके रखा है, इसको और अपने सामने वाले को। ठीक इसी तरह से कोई भी एक एटम आप उठा लीजिए, उसने सबको, इसको पकड़ा हुआ है, इसको, सामने वाले को भी, इस वाले ने भी इसको और अपने सामने वाले को। तो इन सब के बीच में केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, एक से ज़्यादा एटम्स दिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल है। समझ में आई बात? तो ये H2 हो गया, P4। इसी तरह से देखिए, अभी तो हमने सेम की बात की थी, H2 P4 सारे सेम टाइम के एटम्स। अगर मैं आपके सामने बोल दूं H2O, आप देखिए यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आ गए, हाइड्रोजन के भी एटम्स आ गए और O के भी एटम्स आ गए। तो अब बताइए ये मॉलिक्यूल है कि नहीं है? होगा मॉलिक्यूल या फिर नहीं होगा? अब तो डिफरेंट आ गए ना, तो अभी भी मॉलिक्यूल होगा। मॉलिक्यूल बनने का मतलब बस एटम्स आ जाए एक से ज़्यादा। अब वो मतलब सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे H2O में देखिए क्या है, ये एक ऑक्सीजन का जो एटम है, इसने हाइड्रोजन के दो एटम्स को अपने साथ में कस के बॉन्ड करके रखा हुआ है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये H2O भी क्या है, देखिए एक से ज़्यादा आपको एटम्स दिख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है सबके बीच में, तो यहाँ पर ये क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए। समझ में आ गई बात एकदम क्लियरली? तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए मॉलिक्यूल्स के। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। समझ में आ रही है बात? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए, मॉलिक्यूल को जब भी हमें देखना होगा ना, तो अभी मैं आपको दो कैटेगरीज इनकी यहाँ पर बना के दिखाऊंगा, एक एक हम लोग पढ़ेंगे उनको। ठीक, क्या है? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हेडिंग लिख लीजिएगा आप लोग भी साथ साथ में, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, मॉलिक्यूल्स को अगर हमें ना डिवाइड करना होगा, मतलब इनके टाइप्स बनाने होंगे, इनकी कैटेगरीज बनानी होगी, तो हम लोग दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, एक तो कैसे, इनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है ना, उसका नेचर देखते हुए, मतलब इसके मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है, तो नेचर ऑफ एटम को देखते हुए हम लोग एक कैटेगरी बनाएंगे। और दूसरी कैटेगरी हम लोग किस बेसिस पे बनाएंगे? इनकी नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर। बात आई आपको समझ में? एक कैटेगरी नेचर ऑफ एटम्स के बेस पर कि इसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो कैसा है, और एक कैटेगरी नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर कि इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है। ठीक, अगर हम लोग देखिए नेचर ऑफ एटम की बात करें, इसको देखते हुए हम लोग मॉलिक्यूल्स को दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन से होंगे?
होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरे हमारे हो जाएंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब ये होमो हेट्रो मतलब क्या? नेचर ऑफ एटम से इसका क्या लेना देना? तो नेचर ऑफ एटम के बेसिस पे मैंने ये कैटेगरीज क्यों बनाई, ये आपको तब समझ में आएगा ना जब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ दोनों के बारे में। देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब सिंगल टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे, अगर सिंगल टाइप के एटम्स, जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था H2, उसके बाद हमने एग्जांपल देखा था P4 हो गया। ठीक, तो देखिए H2 में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट ना, H2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स है। देखिए, एक हाइड्रोजन का एटम और दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये H2 है। P4 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी देखिए केवल और केवल फॉस्फोरस के ही एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस के एटम्स कुछ इस तरह से। तो हम बोलेंगे ना कि H2 और P4 जो है ना, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर केवल सिंगल टाइप के ही एटम्स प्रेजेंट हैं। ये जो होमो वर्ड होता है ना, होमो का मतलब ही क्या होता है? सेम, एक जैसा। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ पर देखिए, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट हैं तो इनका नेचर भी कैसा होगा? एक ही जैसा होगा ना। इसी वजह से नेचर ऑफ एटम को देखते हुए मैंने ये कैटेगरीज बनाई है यहाँ पर। समझ में आई बात आपको? तो अगर आपसे कभी भी जीवन में अब आगे कोई पूछे कि बताओ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, तो आप उसको बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूल्स जिसमें केवल और केवल सिंगल टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। H2 और P4 इसके एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ गई बात आपको? अब हेट्रो एटॉमिक मतलब क्या? तो देखिए, हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। जहां पर भी आप हेट्रो वर्ड सुने वहां आप तुरंत समझ जाएंगे कि डिफरेंट एटम्स की बात हमसे कर रहा है। तो मतलब जिसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो गए। ठीक, मोर देन वन टाइप, तो यहां पर हम क्या लिख दें? मोर देन वन टाइप, मतलब डिफरेंट एटम्स जिसके अंदर प्रेजेंट हो गए, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल देता हूं तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग ने पीछे अभी एग्जांपल देखा था H2O मॉलिक्यूल है। अब H2O कैसा मॉलिक्यूल है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये हेट्रो एटॉमिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर देखिए एक से ज़्यादा टाइप्स के एटम प्रेजेंट है। एक तो हाइड्रोजन का एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है ना इसके अंदर, यानी दो डिफरेंट टाइप्स के। इसका मतलब दोनों का नेचर कैसा होगा? अलग अलग होगा। तो इसी वजह से हम बोलेंगे कि H2O एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग बोलें CO2, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट हैं। किसके किसके? कार्बन के और ऑक्सीजन के। समझ में आ रही ना बात आपको? तो अब अगर आपसे कोई कहीं भी जिंदगी में मंगल ग्रह पे, चाहे धरती पर, चाहे कहीं पर भी पूछे कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर मोर देन वन टाइप एटम, मतलब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये तो कैटेगरी देखिए हमने किस बेसिस पर बनाई? नेचर ऑफ एटम्स के बेस पर, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखिए अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर देखें ना, तो नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर ना हम लोग मॉलिक्यूल्स की कई कैटेगरीज बना सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ मेन कैटेगरीज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ एटम को हम लोग अगर देखें तो नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर देखिए, कम से कम एक मॉलिक्यूल बनने के लिए उसमें दो एटम तो होने ही चाहिए। कम से कम दो एटम होंगे तभी मेरा मॉलिक्यूल बनेगा। एक अगर एटम होगा तो वो तो सिर्फ एटम है, कम से कम दो एटम आएंगे तभी एक मॉलिक्यूल बन पाएगा। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? दो एटम। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, सबसे प्राइमरी मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे वो कैसा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई मतलब होता है टू, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल।
अगर हमने बोल दिया उसके अंदर 3 एटम्स हैं, तो 3 एटम्स का मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बात आ गई आपको समझ में। अगर ट्राई मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3, अगर उसके अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट हो गए तो 4 एटम्स पे वो क्या बन जाएगा, टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक यानी कि उसके अंदर अब कितने प्रेजेंट हो गए, 4 मॉलिक्यूल्स, 4 एटम, सॉरी एटॉमिक है ना, तो टेट्रा एटॉमिक मतलब 4 एटम्स। और देखिए अगर 5 मॉलिक्यूल हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, पेंटा एटॉमिक। 6 मॉलिक्यूल हो गया तो हेक्सा एटॉमिक। लेकिन 4 के बाद अगर उसमें 5, 6, 7 या 8 कितने भी एटम्स प्रेजेंट हो तो हम लोग इन सारी कैटेगरीज में उस एटम को क्या बोल देते हैं, पॉली एटॉमिक। क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब पॉली वर्ड हम तब यूज करेंगे जब 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ जाएंगे। समझ में आ गई बात, एकदम क्लियर हो गया ना यहाँ पे डाउट। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने वर्ड्स लिखे, डाया एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, इन सबको ही ना हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। मतलब हम सिंपली ये डाया एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ये क्या बता रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बता रहे हैं। एटॉमिसिटी मतलब ये होता है कि किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही कहा जाता है उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। समझ में आई बात। अगर मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊं तो जैसे देखिए H2 की अगर हम लोग बात करें, डाई हाइड्रोजन, तो ये एक डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों डाया एटॉमिक, क्योंकि देखिए इसमें 2 एटम्स हैं और दोनों ही किसके हैं, हाइड्रोजन के। यहाँ हमें देखिए नेचर नहीं देखना होता कि अलग अलग होंगे कि डिफरेंट होंगे, नेचर वाली बात हम यहाँ करते हैं होमो और हेट्रो वाले में। यहाँ हमें सिर्फ नंबर देखना होता है, सेम एटम के भी हो सकते हैं, अलग अलग एटम के भी हो सकते हैं, ठीक। तो H2 कैसा हो गया, डाया एटॉमिक। तो आपसे ऐसे पूछेगा ना कि H2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बताइए, तो आप बोलेंगे ये डाया एटॉमिक है, ठीक है। अगर आपसे कभी फर्दर क्वेश्चन कर दे कि H2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बताइए तो आप क्या बोलेंगे कि ये डाया एटॉमिक है। समझ में आई बात। अगर आपसे इसी तरह बोले कि अगर कोई एक जनरल मॉलिक्यूल हम ले लें, कोई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें, तो जैसे ट्राई एटॉमिक तो बहुत रेयरली मिलते हैं, रेयर केस में। चलिए हम लोग कुछ भी मान लेते हैं अपनी तरफ से। हाँ, जैसे एक एग्जांपल याद आया क्लियर टाइम पे, O3 ओजोन की अगर हम लोग बात कर ले तो ओजोन देखिए जो होता है ना, ये एक ट्राया एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों, अगर आपसे बोले ओजोन की एटॉमिसिटी बताइए तो आप क्या बोलेंगे, ट्राया एटॉमिक। क्यों, क्योंकि इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट है। इसी तरह से टेट्रा एटॉमिक, तो देखिए P4 जो होता है ये क्या है, एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें 4 एटम्स प्रेजेंट है P4 के, ठीक। तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है, टेट्रा एटॉमिक। और अगर किसी पॉली एटॉमिक का हम एग्जांपल लेना चाहते हैं ना, तो पॉली एटॉमिक मतलब देखिए कुछ भी, जैसे कॉमनली एसिड, सल्फर हो गया, ये एक आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेचर में सल्फर ऑक्टा सल्फर यानी S8 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रही ना बात आपको। तो अब यहाँ पर देखिए हमने एटम्स मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स का होता है इस चीज को भी समझ लिया। 2 कैटेगरीज बना के, एक तो नेचर ऑफ एटम के बेसिस पर, दूसरी नंबर ऑफ एटम के। एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप और सीख गए कि एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी हम किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद चलिए अब हम लोग अपना मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, जिसका नाम क्या है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। जब अब आप फाइनली समझ चुके हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, समझ में आ गई बात। तो चलिए हेडिंग क्विकली आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एटॉमिक मास। सबसे पहले एटॉमिक मास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर मास पे आ जाएंगे। हेडिंग लिख लिया आप सबने, एटॉमिक मास। चलिए एटॉमिक मास, मास क्या होता है ये तो हम सभी को मालूम है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है,
ठीक है, वही क्या होता है, उसका मास होता है। मास को हम लोग सिंपली भार यानी वेट यानी वजन भी कह सकते हैं। समझ में आ गई बात। जैसे अगर आप बोले कि भाई मेरा वजन 40 kg 50 kg है, तो मतलब आपका मास कितना है, 40 kg 50 kg। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मास और वेट दो अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन अपनी श्योरिटी के लिए, अपना काम आसान करने के लिए हम लोग इनको एक जैसा ही कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब एटॉमिक मास की यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मतलब किसका मास हमें जानना है, एटम का मास जानना है कि आखिर एटॉमिक मास होता क्या है। तो देखिए एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये सबसे पहले दिया था जॉन डाल्टन ने ही, जब इन्होंने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो देखिए मैंने आपको इसमें एक पॉइंट बताया था कि डाल्टन जी ने बोला था कि एक एटम के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एक जैसे ही होते हैं। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं सारे एक जैसे होते हैं और उन सबका एटॉमिक मास भी सेम होता है। सबसे पहले इन्होंने एटॉमिक मास की बात की थी, लेकिन वो ये भूल गए थे कि भैया आइसोबार वगैरह भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से उनकी थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई थी। लेकिन अब साइंटिस्ट ने एक वर्ड सुन लिया था, एटॉमिक मास, तो उनके सामने अब ये एक चैलेंज बन के आ गया था इसको कि उन्हें कैलकुलेट करना ही करना है। तो उन्होंने ना इसे कैलकुलेट करने के लिए कई सारे तिगड़म भिड़ाए, अपने अपने तरीके लगाए एटॉमिक मासेस वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन उस समय साइंस ने तो इतनी तरक्की की नहीं थी कि भाई वो एक्चुअल प्रपोर्शन जान सके एटम का, कि वो आखिर है कैसा, कितना मैटर उसके अंदर भरा हुआ है। तो वो एक्चुअल मास तो कभी निकाल ही नहीं पाए, इसलिए वो रिलेटिव मासेस का सहारा लेते थे। रिलेटिव एटॉमिक मासेस वगैरह वो निकालते थे। अब रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आपको ना आपका एक्चुअल वेट जो है मालूम है नहीं, ठीक, और मान लीजिए ना, तो अब आप एक रेफरेंस यूनिट का सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 लोग हैं, एक कौन हो गया हमारा रमेश, एक कौन हो गया सुरेश, कुछ भी मान लीजिए अपनी तरफ से, और एक कौन हो गया रोहित, ठीक है। अब मान लीजिए रमेश जो है और रोहित और सुरेश, रमेश और सुरेश में होने लगी यहाँ पर फाइट। ये बोल रहा है कि मेरा वेट ज़्यादा है, सुरेश बोलने लगा कि मेरा वेट यानी मास ज़्यादा है। तो दोनों गए किसके पास में, रोहित के पास ने। तो अब रोहित ने क्या किया ना, अपने मास का सहारा लेते हुए दोनों के मास को यहाँ पर रिलेट कर दिया। ठीक, मान लीजिए रमेश का कितना मास था, सपोज करिए ये 40 kg का था, और जो सुरेश था उसका मास कितना था, 60 kg। समझ में आ गई बात। और यहाँ पर रोहित के मास की अगर हम लोग बात कर लें तो मान लीजिए इसका मास कितना था, 20 kg के बराबर। लेकिन अब ना रमेश और सुरेश को एक्चुअल इनके मासेस पता नहीं, मतलब इन्हें ये यूनिट्स नहीं मालूम है कि केजी इतना है। तो ये लोग जब रोहित के पास गए अपना झगड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए कि बताओ भाई कौन हम दोनों में से ज़्यादा भारी है, तो रमेश ने इनके मासेस को ना अब रिलेट कर दिया एक दूसरे से। रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होता है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। रोहित ने क्या बोला, रमेश तुम्हारा वेट 40 kg है, मतलब तुम, अगर रोहित का मास कितना 20 kg है जिसे हम m बोल दें, तो मतलब तुम्हारा मास जो है वो रोहित के मास के 2 टाइम है। देखिए इसका 20 है और इसका 40 है, तो 40 कितना होता है, 2 × 20 ना। तो रोहित ने क्या बोला कि रमेश तुम मुझसे 2 गुने भारी हो, 2 टाइम्स ज़्यादा वेट है तुम्हारा मुझसे, मतलब 2m के बराबर है। और सुरेश को इसने क्या बोला कि भाई तुम्हारा वेट तो मुझसे 3 टाइम्स है, मतलब तुम मुझसे 3 गुना ज़्यादा भारी हो। तो अब ये जो 2 टाइम्स देन रोहित, 3 टाइम्स देन रोहित, ये जो मासेस आए हैं ना, अब ये क्या हम बोलेंगे कि ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है, देखिए ये एक्चुअल मास की तो वैल्यू है नहीं, एक्चुअल मास तो क्या है 60 kg और 40 kg, लेकिन यहाँ पर हमने रेफरेंस यूनिट यूज़ कर ली है 2m और 3m। 3m क्या है यहाँ पर, रोहित का मास, मतलब एक का मास हमने फिक्स कर दिया, उसी के मास को देखते हुए दोनों का मास यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि भाई सुरेश जो है वो रोहित के मास का 3 टाइम्स है और जो रमेश है वो जो है रोहित के मास का 2 टाइम्स है। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने भी ना एक जुगाड़ लगाया। इन्होंने क्या किया ना, बोला कि ऑक्सीजन को आप फिक्स कर दो, ये जो ऑक्सीजन है इसको आप क्या मान लो, रेफरेंस मान लो। मतलब ऑक्सीजन यहाँ हमारा किसका काम कर रहा है, रोहित का काम कर रहा है। समझ में आ गई बात। अब ऑक्सीजन का इन्होंने साइंटिस्ट ने फिक्स कर दिया, इसका वेट इन्होंने कितना फिक्स कर दिया, 16 के बराबर। समझ में आ गई बात।
और अब इससे रिलेट करते हुए ना इन्होंने सबके वेट वगैरह यहाँ पर निकाल लिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन का हमें यहाँ से वेट निकालना था उस समय साइंटिस्ट को, तो इन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। आज हम जानते हैं 1 होता है, AMU मारी गोली क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो अब ये मुझे मालूम है ना, साइंटिस्ट को नहीं मालूम था। तो उस समय साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हाइड्रोजन जो होता है ना वो ऑक्सीजन का 1/16 टाइम होता है। मतलब हाइड्रोजन का जो मास होता है वो ऑक्सीजन के मास का 1/16 टाइम होता है। मतलब देखिए यहाँ पर जब आप 16 में 1 से डिवाइड लगाएंगे तो फाइनली आपको मिलने कितना वाला है, 16 ही मिलेगा। मतलब 1/16 टाइम्स जो है वो ऑक्सीजन के मास का है हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात। इसी तरह से अगर देखिए यहाँ पर मुझे सपोज करिए किसी और एलिमेंट का मास निकालना है, जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी श्योरिटी के लिए, इसका मास 16 है। चलिए हम सल्फ़र की बात कर लेते हैं। तो अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र को हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीजन के मास का 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स है कितना, हाइड्रोजन के मास का 2 है, सॉरी ऑक्सीजन के मास का। तो यहाँ पर अब ये फिर से किसका खेल बन गया, रिलेटिव एटॉमिक मासेस का। ऑक्सीजन हमारा रोहित का काम कर रहा है, इसको कोई भी आप मान लीजिए, रमेश मान लीजिए या फिर सुरेश मान लीजिए। तो ये रमेश, तो ये क्या हो गया आपका सुरेश हो गया। अब देखिए यही रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन और सल्फर दोनों का मास कैलकुलेट किसकी हेल्प से किया, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो यही देखिए किसी एक को रेफरेंस मान के अदर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने की ट्रिक होती है, जो मेथड होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। रिलेटिव एटॉमिक मासेस। बात आ रही है आपको समझ में। और आज भी, आज की दुनिया में भी हम यही रिलेटिव एटॉमिक मासेस का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि हमने अपना रेफरेंस चेंज कर दिया है। पिछले ज़माने में साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन को रेफरेंस माना था, आज हम किसको रेफरेंस मान के चलते हैं, कार्बन 12 को। समझ में आई बात। तो ये रेफरेंस का खेल क्या होता है ये तो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ, जो कि क्या है, एटॉमिक मास। पहले हम लोग समझेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, फिर हम लोग ये समझेंगे कि ये रेफरेंस किस तरह से डिसाइड किया जाता है अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है, ये देखिए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करना ही रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। समझ में आ गई बात आपको। चलिए ये आप समझ गए। अब हम लोग अपने आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। चलिए एटॉमिक मास, ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि मेरे पास कोई एलिमेंट है x, x मेरे लिए क्या है, एलिमेंट है, ठीक। और अगर मैं x में से एक एटम निकाल लूँ, x में से एक एटम, सपोज कर लिए ये एटम मैंने x के अंदर से निकाल लिया, तो इस एक एटम का जो मास होगा ना, इस x के एक एटम का जो मास है, इसी को मैं क्या बोलूँगा, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका, x का। तो एटॉमिक मास ऑफ x। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो उस एलिमेंट के एक एटम के मास के बराबर होता है। बात आई आपको समझ में। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है उसे ही हम लोग उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बोलते हैं। सपोज करिए अगर इस एक एटम का मास कितना था 5, तो मैं बोलूँगा कि x का एटॉमिक मास कितना है, 5 है। समझ में आ गई ना बात आपको। अब देखिए यहाँ पर हर चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप लोग पानी को मेजर करना चाहते हैं, किसी लिक्विड को, तो लीटर में मेजर करते हैं। अपनी हाइट आप लोग फीट और इंचेस में मेजर करते हैं। इसी तरह से हर चीज़ को मेजर करने के लिए यूनिट की ज़रूरत है। तो एटॉमिक मास को अगर हमें मेजर करना होता है ना, तो इसे हम लोग मेजर करते हैं किसमें, AMU में। एटॉमिक मास को हमेशा मेजर किया जाता है किसमें, AMU में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। बात आ गई आप लोग को समझ में।
AMU का पूरा नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो मतलब अब मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि मैंने इसका मास कितना माना था 5, तो अब मैं यूनिट भी लगा दूँ तो बोल दूंगा इसका मास कितना था 5 AMU, मतलब x का एटॉमिक मास कितना होगा 5 AMU के बराबर, क्योंकि x के एक एटम का मास कितना है 5 AMU है। समझ में आ गई ना बात आपको। तो AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, और इसे अब हम लोग U ही खाली लिखा जाता है। AMU को अब स्टैंडर्ड IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक संस्था है जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं उसका अप्रूवल देती है। उसने बोला है कि आप AMU को सिर्फ और सिर्फ क्या लिख के अब दिखाइए, U को, और U लिखने का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। U लिखने का मतलब क्या है, यूनिफाइड मास। समझ में आ रही बात आपको। चलिए अब मैंने आपसे रेफरेंस की बात की थी, ठीक है। तो देखिए ये जो AMU आया है ना, ये एक रेफरेंस होता है। हम लोग इसे कैसे समझेंगे, एटॉमिक मास तो आप समझ गए, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि आज भी हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। अब जो देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो सिर्फ एक बार आप लोग देख लीजिए, लेकिन अब जो यूज़ आगे आपको कॉन्सेप्ट करना है ना, वो आपको यही करना है। अगर कभी भी कोई आपसे बोलेगा एटॉमिक मास क्या होता है, तो ये एटॉमिक मास बस किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास के बराबर होता है। समझ में आ गई बात, खत्म काम। अब ये AMU वाला आइडिया कहाँ से है ना, आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पुराने ज़माने में साइंटिस्ट ने किसको रेफरेंस माना था, ऑक्सीजन को, लेकिन अब जब हम नए ज़माने में आए ना, तो हमने ये रेफरेंस हटा दिया। साइंटिस्ट ने एक जगह मीटिंग की और इन्होंने बोला ना कि नेचर में कार्बन का एक आइसोटोप पाया जाता है, जिसे हम लोग कार्बन 12 के नाम से जानते हैं, कार्बन 12 के नाम से, ठीक। इन्होंने बोला ना कि इस कार्बन 12 को आप लोग क्या करो, रेफरेंस मान लो। इस कार्बन 12 को हम लोग क्या मान लें, रेफरेंस मान लेते हैं, और इसका मास इन लोगों ने फिक्स कर दिया। बोला कि कार्बन 12 के, ये कार्बन 12 जो एलिमेंट है, इसके एक एटम का जो मास होगा वो कितना होगा, 12 AMU के बराबर होगा। बात आई समझ में। साइंटिस्ट ने क्या किया, बोला ऑक्सीजन का रेफरेंस कैंसिल करिए, कार्बन 12 को रेफरेंस मानिए, और कार्बन 12 के एक एटम का मास इन लोगों ने कितना फिक्स कर दिया, 12 AMU के बराबर कर दिया। अब बोला ना इन्होंने कि इसको देखते हुए जो है, अब आप लोग फिक्स कर लेंगे कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो कितना होता है। समझ में आ गई ना बात आपको। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम पूछें यहाँ पे 1 AMU किसके बराबर होता है, देखिए तो 1 AMU जो होता है वो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के बराबर होता है। 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये एक चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि 1 AMU जो होता है वो कार्बन 12 के एक पार्ट के बराबर होता है। समझ में आ रही बात आपको। तो ये अब साइंटिस्ट ने रेफरेंस बना दिया। अब इसी रेफरेंस के बेसिस पर हम लोग यहाँ से सारी चीज़ें कैलकुलेट करते थे कि किसके एटम का मास कितना होगा। अब जैसे देखिए इसका मास नंबर 12 था, साइंटिस्ट ने इसके एक एटम का मास कितना फिक्स किया, 12 AMU के बराबर। अब अगर हम लोग बात कर लें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का हमें मालूम है कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए ये 1 क्या होगा, ये जो यहाँ पर कार्बन 12 था, इसके एक एटम लीजिए आप, कार्बन 12 का एक एटम, इस पूरे का मास कितना है 12 AMU, 12 AMU है। अगर आप लोग इसके 12 टुकड़े हम लोग कर दें, यहाँ से इसके हम 12 पीसेस अगर कर दें, तो हर पीस कितना होगा, 12 में से एक पीस के बराबर, यानी 1/12। आपको इसमें कोई डाउट? और देखिए ये 1/12 मतलब अगर 12 टुकड़े हमने कर दिए कार्बन 12 के, तो 12 टुकड़े बन के एक एक टुकड़ा बनाएंगे, मतलब हर टुकड़े का मास कितना है 1 AMU के बराबर है। आपको इसमें कोई डाउट? तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि 1 AMU कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के बराबर है। अब हर टुकड़ा 1 AMU है, और हाइड्रोजन का भी देखिए मास कितना 1 AMU ना। तो हम लोग इसी रेफरेंस से देखिए ये समझ गए कि हाइड्रोजन के एटम का जो मास है वो कितना होगा 1 AMU। कैसे जान गए? क्योंकि कार्बन 12 के जब हम 12 हिस्से करेंगे ना, तो इसका एक हिस्सा जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन के एक एटम के मास के बराबर हिस्से को। तो उसी से हम ये समझ गए कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 AMU।
हमने देखिए यूज़ क्या किया AMU। ये AMU कहाँ से आया, यहाँ कार्बन 12 से रेफरेंस से आया। तो यही क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट, जिसे अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक, ये सब चीज़ें ना बस ऐसे जस्ट समझने के लिए थी, इनका आपको यूज़ कभी नहीं करना, बस समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे आता है, कहाँ से आता है, क्या कहानी, वरना आप तो ज़िंदगी भर ये टहलते रह जाते भाई ये AMU क्या चल रहा है। बात आई ना समझ में। आगे तो क्योंकि आपको ये सब कोई बताने वाला नहीं है, आपको खुद ही जानना होता है। आप सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पढ़ के आए हैं पहले से। ठीक, तो अब मैंने आपको पढ़ा दिया, तो अब आपको कोई गिले शिकवे नहीं रह जाएंगे आगे क्लासेस में। ये हमने क्या समझ लिया, एटॉमिक मास। अब कुछ एलिमेंट्स के ना मैं एटॉमिक मास यहाँ पे आपको लिख के दिखा भी देता हूँ, ताकि आप लोग उन्हें आसानी से याद रख लें कि क्या होता है। यहाँ एटॉमिक मास में बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक एलिमेंट का एक एटम अगर निकाल लिया, किसी एलिमेंट का एक एटम, तो उसका जो मास होता है वही क्या होता है, पूरे एलिमेंट का एटॉमिक मास, जिसे हम लोग मेजर करते हैं AMU में। ये मेन याद रखना है। अब कुछ एटम्स के आप लोग मास यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसका एटॉमिक मास होता है 1 AMU के बराबर। बात आ गई आपको समझ में। इसी तरह से देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 AMU के बराबर। कुछ कॉमन एलिमेंट्स के आपको बता दे रहा हूँ जो आपको जनरली नज़र आएंगे। मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम का होता है 24 AMU के बराबर। कैल्शियम अगर बात करें तो कैल्शियम का होता है 40 AMU के बराबर। ठीक है, आगे अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का होता है 14 AMU के बराबर, और कार्बन की बात करें तो इसका होता है 12 AMU। समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन के आप लोग लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, और एक और इंक्लूड कर लीजिए सल्फर, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 32 AMU के बराबर। तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास था जो मैंने लिख दिया। एटॉमिक मास मतलब क्या, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU, मतलब ये यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन एलिमेंट का अगर मैं एक एटम का मास निकालूंगा ना तो किसके बराबर आएगा, 1 AMU के बराबर। यानी कि कार्बन 12 के एटम के एक एटम के 12th पार्ट के बराबर। समझ में आ गई बात, ऐसे समझते हैं, ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए इसे आप लोग क्विकली एकदम नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट। यहाँ से एटम तो समझ गए, अब मॉलिक्यूलर मास हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर मॉलिक्यूलर मास हमसे क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है हमारा वो थोड़ा सा आउट ऑफ टाइम जा रहा है, इस वजह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास का जो भी कॉन्सेप्ट है और आयन और जो भी रिलेटेड इससे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगली क्लास में अपने डिस्कस कर लेंगे। आज की अपनी क्लास हम यहीं पे लीव कर देते हैं। आप लोग तब तक बस इतना काम कीजिएगा कि जितना हमने आज के लेक्चर में और इसके भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है उनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें आपको पूरी तरीके से आगे के लेक्चर्स की भी समझ में आती रहें। टिल देन हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। बाय।